मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी जो छोटे वाले पर्सन हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। पिछला पेपर दिया था, क्या रॉक सॉलिड पेपर गया था। सारा का सारा पेपर 85% पेपर सारा का सारा अपने जो मैंने पीडीएफ दिया था उससे आया था और गेस्ट पेपर से देखने को मिला था। तो इस पेपर में से भी आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा कैसा ही पेपर देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वाले पर्सन की बात करें, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में किन समाचार पत्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो आपको पता है, केसरी और अमर उजाला है। केसरी और जो अमर उजाला जैसे जो प्रमुख आपके सामने जो समाचार पत्र थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है भारत में राष्ट्रवाद का आंदोलन है उसको फैलाने में। क्यों? ये जो अंग्रेज कोई भी गलत गतिविधि करते थे, कोई भी गलत नियम लेकर आते थे, वो तुरंत उसके अंदर छाप देते थे और वो जनता के पास तुरंत ही पहुंच जाता था। तो इसीलिए भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना, उसको केसरी और अमर उजाला ने फैलाने का प्रमुख रूप से कार्य किया था। ये प्रमुख क्रांतिकारियों के द्वारा ही लिखे जाते थे। 2 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में किस समाज सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की। तो किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनके द्वारा जो आपके सामने आर्य समाज है उनकी स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का क्या योगदान था। तो भारतीय जो राष्ट्रवाद का जो विकास था उसमें अंग्रेजी जो शिक्षा था उसका क्या फ़ायदा हुआ। इससे भारत में जो आधुनिक सोच है और राष्ट्रीय चेतना है उसका विकास होता है। मतलब आपको पता है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा थी उसमें क्या देखने को मिलता था आपको, उसमें विज्ञान की बातें थी, आधुनिक साहित्य देखने को मिला, उसमें देश दुनिया में क्या चल रहा था उसको पढ़ा, अपन ने उस लिटरेचर को पढ़ा। तो इससे जो अमेरिका की क्रांति, इटली की क्रांति, फ्रांस की क्रांति है, उन सब क्रांतियों के बारे में जाना। और हमें क्या हुआ, हमें भी इस चीज़ की उम्मीद मिली कि अब हम भी क्या कर सकते हैं, अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो यही है जो आपके सामने जो नई शिक्षा प्रणाली से क्या होता है, नई आधुनिक सोच आती है और राष्ट्रीय चेतना उसका विकास देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है, 1857 का विद्रोह किस प्रकार का संघर्ष था। तो 1857 का जो विद्रोह, ये भारत का पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उसको जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीयता का विकास किन कारणों से हुआ था। तो भारत में जो राष्ट्रीयता क्या होता है, मतलब आपके सामने जो देशभक्ति की भावना है वो किस रूप में, किस कारणों से उसका विकास हुआ था। तो आर्थिक शोषण के कारण अंग्रेज वो भारतीय लोगों पर बहुत ज़्यादा कर लगा रहे थे। इसके कारण, अंग्रेज़ों के कारण, शिक्षा के कारण और प्रेस और परिवहन जैसे सामाजिक सुधार हैं, उनके कारण जो राष्ट्रीयवाद की भावना है उसका विकास है वो देखने को मिलता है। 2 नंबर यूनिट नंबर 2 की बात करें, और मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। अगले वाले प्रश्न पढ़े यूनिट फर्स्ट से संबंधित आपके सामने क्या है। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद किस कारण विकसित हुआ था। तो वही है, ब्रिटिश के शोषण, आर्थिक शोषण व भेदभाव की नीतियों के कारण। अगले वाला है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस की क्या भूमिका थी। तो जो प्रेस है, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर वगैरह थे, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रवाद है उनकी भावनाओं को प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था। क्यों? अंग्रेज कुछ भी गलत कार्य कर देते थे वो तुरंत उनको प्रकाशित वगैरह कर देते थे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लोगों को उनके नियम, उनके कायदे, उनके जो क्या उनके मानव अधिकार हैं उनके बारे में लोगों को बताने का कार्य किया। कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत होता था वो भी प्रेस के माध्यम से जल्दी से पहुंच जाता था। भारतीय इतिहास में 1875 से 1905 के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभिक कार्यकाल कहा जाता है। मतलब 1857 की क्रांति के बाद में लोगों को ये तो पता चल गया था, अब अंग्रेजों को हम 1857 की क्रांति वो पहली क्रांति थी जिससे लोगों को उम्मीद मिली कि हम भी अंग्रेज़ों को लड़ सकते हैं, हम भी अंग्रेज़ों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। उसके बाद में क्या अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जो आंदोलन देखने को मिले, उससे क्या होता है आपको पता है, छोटे छोटे रूप, स्टार्टिंग में छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं बड़े कदम उठाने के लिए। तो इसीलिए 1875 से 1905 तक आपके सामने राष्ट्रवाद का प्रारंभिक काल के रूप में उसको जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
भारत माता की छवि सबसे पहले किसने चित्रित की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारतीय माता की जो छवि है उसको चित्रित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, उनके द्वारा, आपके द्वारा भारतीय माता की जो छवि है उसको चित्रित किया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की क्या भूमिका थी? तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका थी। इन्होंने समानता, जागरूकता और समानता का प्रचार करने का प्रयास किया था। क्या किया था? लोगों में जागरूकता फैलाई, लोगों में समानता फैलाने का इन्होंने कार्य किया था। अगले प्रश्नों की बात करूं, कौन से आर्थिक कारण है जो राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हुए थे? तो कौन से कारण थे जो राष्ट्रवादी उदय के सहायक रहे थे? भारी कर्जों, लोगों पे बार बार भारी कर लगाया जा रहा था, विदेशी वस्त्रों और जो प्रभुत्व वाली जो बेरोजगारी देखने को मिल रही थी। क्यों? इससे क्या, विदेशी वस्त्र हैं, इससे हमारा जो खुद का उद्योग था, भारत का खुद के उद्योग थे, वो ख़त्म होते चले गए, स्वदेशी उद्योग ख़त्म हो गए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों में बहुत ज़्यादा कर चलाया गया, तो खेती वगैरह वो भी कम हो गई थी, उसमें भी मुनाफा नहीं बचा था। राष्ट्रवाद का पहला प्रभावी आंदोलन कौन सा हुआ था? तो 1857 की क्रांति है, उसको राष्ट्रवाद के पहले प्रभावी प्रदर्शन के रूप में जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, कौन से वर्ग ने सबसे पहले राष्ट्रवाद का समर्थन किया था? तो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसने सबसे पहले राष्ट्रवाद का समर्थन किया था। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, भारत में राष्ट्रवाद में किस विचारधारा का विशेष योगदान है? जो पश्चिमी विचारधारा देखने को मिलती है उससे क्या होता है? एक विशेष प्रकार का आपका योगदान देखने को मिलता है। अब छोटे वाले प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, उनको 1857 की क्रांति के नेता के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रवाद का प्रतीक गीत कौन सा था? वंदे मातरम। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुरेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? लिंटन के द्वारा लागू किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 में किस रूप में देखा गया था? तो उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लोग जानते हैं। न्यू इंडिया पत्रिका की संपादक कौन थी? तो एनी बेसेंट, वो न्यू इंडिया पत्रिका की संपादक थी। भारतीयों में राजनीतिक चेतना किसके कारण आई थी? शिक्षा के कारण आपको देखने को मिलती है। प्रारंभिक राष्ट्रवाद कौन सा काल होता है? 1885-1905 को कहते हैं। अब बात करें यूनिट नंबर 2 की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखने को मिलती है, एच.ओ. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। अब आपको बताना, दूसरे वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगले वाला, स्वदेशी आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन है, आपको पता, बंगाल के विभाजन के बाद में 1905 से 1906 के बीच में आपके साथ में जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है। इस आंदोलन में क्या किया जाता है? जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो वस्तुएं थी, अंग्रेज़ों के द्वारा जो कपड़े थे उनको जलाया गया, उनकी होली जलाई गई, अंग्रेज़ों की वस्तुओं को बहिष्कार किया गया ताकि सारी की सारी जो स्वदेशी चीज़ें उनको अपनाया जा सके। जैसा नाम है स्वदेशी आंदोलन, वैसे ही उनका काम था कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है और अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना है। बंगाल का विभाजन कब देखने को मिला था? तो जो उसकी घोषणा 1905 में की गई थी, लेकिन 1907 में उसको लागू कर दिया गया था। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग है आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। 1916 में लखनऊ समझौता किन दो दलों के बीच में हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। और उसके बाद में असहयोग आंदोलन है, उसमें जो मुस्लिम लीग है उसको समर्थन मिल जाता है। क्यों हुआ था? क्योंकि जो पुणे का आपको जो तुर्की का जो खलीफा था उसको हटाकर अंग्रेज़ों ने अब अंग्रेज़ उसके गद्दी पर बैठ गए थे, और उसके बाद में जो मुस्लिम लीग उसके द्वारा खलीफा आंदोलन शुरुआत किया गया, खिलाफत मूवमेंट, और उसका अंग्रेज़ उसको क्या करते हैं? उसको भी कुचलने का कार्य करते हैं। तो अंग्रेज़ जो मुस्लिम लोग हैं उससे नाराज़ हो जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है? समझौता देखने को मिलता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो यही था कि क्रांतिकारी आंदोलन क्यों हुई? ब्रिटिश शासन को हिंसात्मक तरीके से क्रांति करके उखाड़ कर फेंकना भारत देश से, इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिले थे। चाफेकर बंधु किस आंदोलन से थे? तो भारत जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित चाफेकर बंधु है उनका नाम जुड़ता है। तो किस आंदोलन से जुड़ता है? आपके सामने क्रांतिकारी आंदोलन से उनका नाम जुड़ता है।
गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी उसकी स्थापना आपको अमेरिका में देखने को मिलती है। और किसने की थी ये कमेंट बॉक्स में बताना। अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में अनुशीलन समिति उसकी स्थापना देखने को मिलती है। छोटे वाले प्रश्न की बात कहूँ तो ये तो आपको पता है, सूरत विभाजन का विवाद का कारण क्या था? अध्यक्षता है वो प्रमुख कारण रहता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है? बंगाल से देखने को मिलती है। होम रूल लीग की नेता कौन थी? एनी बेसेंट, वो होम रूल लीग की नेता हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र क्या था? बंगाल है वो क्रांतिकारी आंदोलन का क्या था? केंद्र था। कौन था? जो बंगाल है उसको क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र माना जाता है। चौफेकर बंधुओं का शहर कौन सा था? तो पुणे है वो चौफेकर शहर बंधुओं का शहर माना जाता है। गदर पार्टी किस देश में बनी थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी है वो बनी जाती है। अनुशीलन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम नाथ है उनके द्वारा अनुशीलन समिति की अध्यक्षता की गई थी। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था? पंजाब केसरी है वो लाला लाजपत राय का उपनाम था। क्या नाम था? लाला लाजपत राय वो पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता था। लखनऊ समझौता किनके बीच में था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग उनके बीच में देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन है वो शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली बंधुओं के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा आपके सामने जो खिलाफत आंदोलन है वो शुरू होता है। अगले वाला, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू होता है? 1930 में दांडी से शुरू होकर, साबरमती से शुरू होकर दांडी तक जाता है और महात्मा गांधी ने उनकी अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो ब्रिटिश कानून थे उनके विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन उसकी शुरुआत की गई थी। गांधी और इरविन के बीच में कब समझौता था? 1931 में समझौता होता है। उसके बाद में महात्मा गांधी है वो क्या दूसरी राउंड टेबल गोल मेज जो आपके सामने कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अध्यक्षता करने के लिए इंग्लैंड में जाते हैं। पुणे पैक्ट किसके बीच में देखने को मिलता है? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में देखने को मिलता है। होता क्या, भीमराव अम्बेडकर है वो क्या करते हैं, जो दलित लोगों के लिए अलग इलेक्ट्रोल की मांग करते हैं, मतलब जो दलित लोग हैं उनको भी अलग रूप से राजनीतिक रूप से उनके लिए अलग क्या दे दिया जाए, क्षेत्र दे दिया जाए जिन पे सिर्फ दलितों को ही क्या मिले, वोट करने का अधिकार मिले। जिस तरीके से मुस्लिम लोगों को अधिकार मिल रखा था उसी प्रकार से। तो इस चीज़ से जो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं महात्मा गांधी, और वो क्या कर जाते हैं, वो अमरन आंसर पे चले जाते हैं। और इस चीज़ का महात्मा गांधी का जो भीमराव अम्बेडकर भी बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, इसीलिए वो क्या कर देते हैं, वो उनकी बात मानने के लिए 1900 उनके बीच में पूना पैक्ट या पूना की जेल में पैक्ट दोनों के बीच में संधि होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा आह्वान किया गया था कि अब जो अंग्रेज़ों के ऊपर आपको हिंसात्मक कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और उनके द्वारा करो या मरो का जो नारा दिया गया था, और दिल्ली से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके शुरुआत होते ही कुछ दिनों के अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी आंदोलन बहुत ही प्रमुख रूप से फैलता है। इस आंदोलन के कारण भारत को जो आज़ादी मिलने में बहुत ज़्यादा सहायता हुई थी। करो मरो का आंदोलन नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। प्रथम राउंड टेबल कब हुई थी? 1930 में हुई थी। 3 राउंड टेबल होती है मुख्यतः, पहले में 1930 में, दूसरी 1931 में, तीसरी 1932 में देखने को मिलती है। और 1931 में ही एकमात्र भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें हिस्सा लेती है, और उनकी तरफ से महात्मा गांधी जाते हैं। छोटे वाले प्रश्नों की बात करें, महात्मा गांधी का आगमन कब होता है? 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, वो उनको ग्रुप बनाते हैं और वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप पूरे भारत में घूमिए। तो फिर वो पूरा भारत भ्रमण भी करके आते हैं। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली ब्रदर्स के नाम से उनको जाना जाता है। नमक सत्याग्रह कब शुरुआत होती है? तो 1930 में नमक सत्याग्रह उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में आपको पूना समझौता वो देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
तो 1920 में असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है। तब कब शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की? 1920 में असहयोग आंदोलन है वो महात्मा गांधी के द्वारा उनका आह्वान किया गया था और 1921 में चौरा-चौरी कांड के बाद में उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया था। राउंड टेबल की संख्या कितनी थी? मैंने आपको पहले बता दिया था। कुल कितनी राउंड टेबल होती हैं? 3 राउंड टेबल होती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी इरविन के बीच में 1931 में समझौता देखने को मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिंटो मार्ले, जो उनके द्वारा इनको बनाया गया था तो इसको इस नाम से जाना जाता है, मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 का अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या था? पृथक निर्वाचीकरण। मतलब कुछ लोगों को, जो शिक्षित लोग थे, उनको क्या अलग से चुनाव दिया गया था? मुस्लिम लोगों को अलग से निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया था। साथ के साथ प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर 2 प्रकार का डायरेक्टरी सिस्टम भी लागू, पृथक निर्वाचिका दी गई थी। 1919 में दिया गया था द्वैत शासन प्रणाली। 1919 अधिनियम की क्या विशेषता थी? द्वैत शासन प्रणाली, मतलब प्रांतीय स्तर पर लोगों को चुनने का जो अधिकार दिए गए थे, वो कहाँ पर दिए गए थे? 1919 में दिए गए थे। इसमें केंद्र में लोगों के पास अलग अधिकार थे और प्रांत के स्तर पर कुछ लोगों को चुनने का और अलग से अधिकार दिए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या महत्व है? यह स्वतंत्रता का अधिकार बनता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसी से भारत का जो वर्तमान संविधान है, इससे अधिकतर भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। इस पे केंद्रीय स्तर पर आपके सामने संघ स्तर पे जो द्वैत सिस्टम है वो लागू होता है। तो आज भारत का जो आप सिस्टम देखते हो, जहाँ पे केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ हैं, राज्य के पास कुछ शक्तियाँ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो किस अधिनियम से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से सारी की सारी चीज़ें ली गई हैं। साइमन कमीशन कब आता है भारत में? 1928 में साइमन कमीशन आता है और उसके खिलाफ ही नारे लगते हैं, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन का क्यों विरोध हुआ था? इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें किसकी बात की गई थी? भारतीयों के सुधारों की बात की जा रही थी। लेकिन जब कांग्रेस देखते हैं आप, जो क्रांतिकारी नेता देखते हैं कि इसमें भारतीयों के सुधार की बातें की जा रही हैं और इसमें कोई भारतीय व्यक्ति नहीं है, तो सुधार कैसे होगा? तो इसीलिए जो इसमें क्या इसका साइमन कमीशन, उसका विरोध देखने को मिलता है। तो भारतीय लोगों को लगता है कि इनको, तो अंग्रेज़ों को लगता है कि हम तो किसी काबिल ही नहीं है। नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी और उसमें जो भारतीय लोगों को स्वशासन देने की बात थी, साथ के साथ जो आपके और निर्वाचित होकर आए भारतीय लोगों की, उनके अधिकारों की बात की गई थी। उसके बाद में साइमन कमीशन भारत में देखने को मिलता है। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य प्रस्ताव क्या था? डोमिनियल स्टेटस दिया जाए भारत को, मतलब जो शासन करने का अधिकार है वो भारतीय लोगों को भी देखने को मिले। गांधी जी ने 1935 का अधिनियम किसके रूप में आलोचना की थी? नए जंजीर के रूप में उसकी आलोचना की थी कि भाई अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, एक बार फिर से वीडियो में जकड़ लिया है इसको, नए जंजीर के रूप में उसकी आलोचना की थी। साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन ने की थी। अब 1919 का जो आपका अधिनियम, उसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्यों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया था। 1935 के अधिनियम का क्या तात्पर्य था? संघीय शासन देखने को मिलता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था ना, संघीय रूप से, मतलब पहले जो 1919 में आपके प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन देखने को मिला था, 1935 में संघीय स्तर पर आपको द्वैत शासन देखने को मिला था। साइमन कमीशन कब भारत आए थे? तो 1928 में जो साइमन कमीशन है उनका भारत में आगमन देखने को मिलता है। नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट है वो पहली बार पेश की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। पृथक निर्वाचिका का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1909 में पहली बार मुस्लिमों को यह अधिकार दिया था कि वो अपने अलग तरीके से निर्वाचन कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोगों का व्यक्ति खड़ा होगा और उन्हें ही वोट देने का अधिकार होगा। इसको पृथक निर्वाचिकरण के रूप में माना जाता है। द्वैत शासन प्रांतीय स्तर पर कब लागू हुआ? सर्वप्रथम 1919 में लागू होता है। साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का साइमन आयोग का क्या रुख था? उसको बहिष्कार किया गया था, उनके खिलाफ साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। 1935 का क्या महत्व है? संविधान का आधार बनता है, संविधान के लगभग चीज़ें ऐसे देखने को मिलते हैं।
तो साइमन कमीशन कब भारत में आया था? तो 1942 में साइमन कमीशन वो भारत में आता है। क्रिस्प मिशन की मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद स्वतंत्रता का आश्वासन देना। मतलब क्रिस्प मिशन आया भारत में और विफल भी रहता है इसका कि यही उद्देश्य था कि युद्ध के बाद में जो भारतीय लोगों को स्वतंत्रता देने का क्या दिया जाए, जुमला दे दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था, भारतीय लोग अब समझदार हो चुके, उन्होंने साफ साफ कह दिया हम इसको नहीं मानने वाले। नौसेना विद्रोह कब देखने को मिलता है? 1946 में नौसेना विद्रोह वो देखने को मिलता है। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना भी 1946 में देखने को मिलती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस है उनके द्वारा की जाती है और सिंगापुर में करते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा भारतीय लोगों के द्वारा माउंटबेटन योजना लागू की गई थी। इसमें क्या कर दिया जाता है? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है, जहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग आपस में क्या उनके बीच में मतभेद लगातार जारी रहते हैं, तो इनको अलग करने के लिए सहमति दे दी जाती है। स्वतंत्रता का अधिनियम कब लागू होता है? जुलाई 1947 में स्वतंत्रता का अधिनियम जारी होता है और 15 अगस्त 1947 को उस पर लागू कर दिया जाता है या साइन कर दिए जाते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिलती है? सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को मिलती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब देखने को मिलती है? 19 दिसंबर 1946 में देखने को मिलती है। 11 दिसंबर 1946 को पहली बार प्रस्ताव पारित होता है। इसमें कुछ अलग प्रश्न होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। हाँ, स्वतंत्रता की तिथि कब? 15 अगस्त है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? जो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो इसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के। यह आपके सामने जो भारत का इतिहास है 1885 से लेकर 1964 तक, वो सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं।